नमस्कार। महापुरुषों का कहना है कि कविता हमें बेहतर इंसान बनने में सहायता करती है। इसलिए ये जरूरी लगता है कि कविता सब तक पहुंचे, सब कविता को जानें और समझें। विशेष रूप से हमारी युवा होती पीढ़ी अर्थात किशोर बच्चे कविता से निकटता बनाएं तो एक बेहतर समाज के निर्माण में उनकी भूमिका सार्थक हो सकती है। किंतु ऐसा तभी संभव है जब हम ये जान लें कि कविता है क्या। कविता का एक छोर जहां कल्पना को आकाश की ऊंचाइयों तक ले जाने की क्षमता रखता है, वहीं जीवन का यथार्थ कविता को धरातल पर लाकर खड़ा कर देता है। यही अंतर्विरोध ही कविता का जनक है। कविता का भाव जगत छात्रों के लिए हमेशा से जिज्ञासा का कारण बनता रहा है। इस श्रृंखला के कार्यक्रमों में उनकी इन्हीं जिज्ञासाओं का उत्तर खोजने का प्रयास किया गया है। नमस्कार साथियों, आज हम नई कविता के दौर के महत्वपूर्ण कवि रघुवीर सहाय और उनकी कविता कैमरे में बंद अपाहिज पर बातचीत करेंगे। रघुवीर सहाय मूलतः पत्रकार थे। इनकी कविता में शहरी और ग्रामीण जीवन की विडंबनाएं मिलती हैं। इनकी कविता में सामान्य जनजीवन के अनछुए पहलू स्वयमेव ही उद्घाटित हो जाते हैं। इस कविता पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर लालचंद राम। डॉक्टर लालचंद, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार डॉक्टर साहब, रघुवीर सहाय की इस कविता पर बातचीत करने से पहले यदि हम इसका संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर लें तो बेहतर रहेगा। बिल्कुल ठीक। रघुवीर सहाय उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। उत्तर प्रदेश में लखनऊ में 1929 में उनका जन्म हुआ। चूँकि वो पत्रकारिता से जुड़े हुए थे, इसलिए पत्रकारिता के क्षेत्र में जो व्यापक सरोकार हैं मनुष्य के जनजीवन के, उनसे गहरे रूप से जुड़े रहे। पत्रकारिता के फील्ड में वो दिनमान से जुड़े रहे, नवभारत टाइम्स से जुड़े रहे और हैदराबाद से निकलने वाली पत्रिका कल्पना से भी जुड़े रहे। ऑल इंडिया रेडियो के हिंदी समाचार विभाग से भी वो संबद्ध रहे। उन्हें उनकी कृतियों के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। रघुवीर सहाय समकालीन कविता के संवेदनशील नागर कवि थे। चूँकि नागर का अर्थ यहाँ शहर और गांव के दोनों के बीच संबंध स्थापित करने वाले और दोनों के जनजीवन पर लिखने पढ़ने वाले कवि के रूप में उपयोग किया गया है। सड़क, चौराहा, दफ्तर, अखबार, संसद, बस, रेल और बाजार की बेलौस भाषा में उन्होंने कविता लिखी। घर मोहल्ले के चरित्रों पर कविता लिखकर हमारी चेतना का स्थायी नागरिक बनाया। हत्या, लूटपाट और आगजनी, राजनैतिक भ्रष्टाचार और छल छद्म इनकी कविता में उतरकर खोजी पत्रकारिता की सनसनीखेज रपटे नहीं रह जाते, बल्कि आत्मान्वेषण का माध्यम बन जाते हैं। अर्थात ये सिर्फ खबर नहीं रह जाते हैं, लगता है इसमें मनुष्य की चीखती आवाज़ सुनाई पड़ती है। चूँकि वह पेशे से पत्रकार थे और नाटकीयता और कहानीपन उनकी कविता में दिखाई पड़ते हैं। चूँकि ये नाटकीयता और कहानीपन इसलिए कविता में दिखाई पड़ते हैं कि कविता में जो विचार हैं, जो कहना वो चाहते हैं, वो आकार प्रकार में बहुत कम स्थान लें, ये संभव नहीं था। इसलिए उनकी कविता की लंबाई भी बढ़ जाती थी। कह सकते हैं कि आत्महत्या के विरुद्ध उनकी कविता लंबी कविता के रूप में गिनी जाती है। सन 1990 में दिल्ली में ही उनका देहावसान हो गया। वाह डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छा परिचय दिया
और उनके कवि रूप को समझने के लिए इस परिचय से एक महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि तैयार हो गई है। डॉक्टर साहब, अब ये कविता जो हमारे पाठ्यक्रम में है, कैमरे में बंद अपाहिज, इसे आप एक एक करके अगर उद्घाटित करेंगे तो हमारे विद्यार्थियों को लाभ होगा। निश्चित रूप से। कैमरे में बंद अपाहिज जो कविता है जी, वह कविता, वैसे अपाहिज शब्द रघुवीर सहाय का दिया हुआ है, अब यह शब्द दिव्यांग के रूप में प्रयोग किया जाता है। पर किस तरह से किसी अपाहिज व्यक्ति की को दिखा करके या उसके ऊपर रिपोर्ट तैयार करके जी, दूरदर्शन या टीवी अपना टीआरपी बढ़ाते हैं या अपनी पॉपुलैरिटी गेन करते हैं, या आप कह सकते हैं कि अपने व्यवसाय को सही साबित करने की कोशिश करते हैं, उस पर यह कविता एक व्यंग के रूप में दिखाई पड़ती है। जी, जी, जी। कवि कहता है कि हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। क्या बात है। अब समर्थ शक्तिवान एक दुर्बल, खुद में विरोधाभास है कि अगर वह दुर्बल है, अपाहिज है, तो समर्थ शक्तिवान कैसे हो जाता है, और उसको एक बंद कमरे में लाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि दूरदर्शन को समर्थ शक्तिवान कह रहा हो कि हम समर्थ शक्तिवान, हम खोज कर लाएंगे एक दुर्बल को। जी, नहीं, ठीक है, बिल्कुल। उससे पूछेंगे तो क्या आप अपाहिज हैं, तो आप क्यों अपाहिज हैं, आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है। निर्देश देते हैं, कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। आप देखिए कि जो व्यक्ति अपाहिज है, दुखी है, उस व्यक्ति को इस तरह के सवाल पूछ करके, यह सवाल संचालक या निर्देशक के हृदयहीनता और संवेदनहीनता का सूचक है। उनके लिए हर चीज प्रदर्शन की वस्तु है। निश्चित रूप से प्रदर्शन की वस्तु है, लेकिन प्रदर्शन ऐसा प्रदर्शन जो दूसरों को ठेस पहुंचाए। अपने व्यवसाय के लिए वो जो कर रहे हैं वो ठीक करें, लेकिन जिस व्यक्ति का मजाक उड़ा रहे हैं उस पर यह करारा व्यंग है। व्यंग इसलिए भी है कि आप कह सकते हैं कि व्यवसायोन्मुख दुनिया में आजकल, धूमिल की एक कविता है कि आजकल कोई किसी का झुका हुआ कंधा नहीं देखता, हर आदमी अपना धंधा देखता है। क्या बात है। तो यहाँ धंधा और व्यवसाय प्रमुख है, दूसरे की पीड़ा वेदना कोई मायने नहीं रखता। उसका प्रदर्शन वो करेंगे अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए, अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए। कविता आगे बढ़ती है, सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। कैसा यानी कैसा लगता है, हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश कीजिए, यह अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते आप सोचिए कि अपाहिज व्यक्ति कुछ बोलने बताने की स्थिति में नहीं आ पाता है, क्योंकि यह सवाल उसके दुख को और बढ़ा देते हैं, उसकी वेदना और टीस को और बढ़ा देते हैं। इसलिए उसके दुख और वेदना को बढ़ाने के लिए ये सवाल दर सवाल करते जाते हैं। मतलब वे उस दुख को अनुभव करने की बजाय, महसूस करने की बजाय, उसको सिर्फ सनसनीखेज बनाना चाहते हैं। संवेदना और सहानुभूति की जहाँ जरूरत है वहाँ वो सनसनीखेज बना करके अपने व्यवसाय के साथ वो न्याय कर रहे हों बेशक, लेकिन जिस मनुष्य को ला करके कैमरे में, टीवी में वो दिखाना चाहते हैं, उसके प्रति संवेदनहीनता, हृदयहीनता का परिचय देते हैं। हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे, इंतजार करते हैं, आप भी उसके रो पड़ने का करते हैं। यानी आप देखिए कि एक व्यक्ति जो विकलांग है, अपाहिज है, उसके दुख दर्द को दिखाना अपना व्यवसाय बढ़ाने के लिए करते हैं। दूसरी बात कि वो उसी को नहीं रुलाते हैं, जो सामने दर्शक हैं उसको भी रुलाना चाहते हैं। यानी एक की पीड़ा को सार्वजनिक करके सबको रुलाना, सबको दुखी करना, और ये उद्देश्य क्या है? अपना व्यवसाय।
अपना व्यवसाय चमकाने अपना के लिए, व्यवसाय चमकाना, अपना टीआरपी बढ़ाना, यह उद्देश्य ये है। उद्देश्य है। अगर यह उद्देश्य है तो एक व्यक्ति जिसको कैमरे में बंद अपाहिज कहा जा रहा है, उसके साथ कहीं न कहीं यह लगता है कि मजाक है और क्रूर मजाक। जी जी बिल्कुल। कविता आगे बढ़ती है जी। कि फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए, देखिए हमें दोनों एक संग रुलाने हैं, एक तो जनता को और दूसरा इस व्यक्ति को जिसको कैमरे के माध्यम से दिखाया जा रहा है। जी। यानी दोनों को रुलाना, तस्वीर दिखाना, फूली हुई आंख दिखाना, कसमसाहट ओंठों पर दिखाना, यह महत्वपूर्ण है। यानी आप देखिए टीवी और प्रदर्शन की दुनिया, कला की दुनिया एक तरफ विकास कर रही है, दूसरी तरफ मनुष्य की पीड़ा, उसकी वेदना के साथ मजाक कर रही है। उसकी वेदना और उसकी पीड़ा को और बढ़ा रही है, उसमें इजाफा कर रही है। कहीं न कहीं यह व्यवसाय की दृष्टि से जो भी हो, लेकिन कवि अगर इसको केंद्र में लाया है अपनी कविता में, तो यह बताने की कोशिश कर रहा है कि मनुष्य प्रमुख है, उसकी वेदना पीड़ा प्रमुख है, उसके साथ सहानुभूति और संवेदना की जरूरत है। नहीं, कहीं ऐसा नहीं है कि ये भावुक बनाकर उन भावुक क्षणों को भी बेचना चाहते हैं? निश्चित रूप से टीवी की दुनिया जी, ये मीडिया की दुनिया ऐसी है कि भावुक बना करके लोगों को, चूंकि दोनों को एक साथ रुलाना चाहते हैं, दर्शक को भी और उस व्यक्ति को भी। आप और वह दोनों कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है, अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई। धन्यवाद। टीवी और प्रदर्शन यानी मीडिया में संचालक जो दिखाना चाहते हैं इसको, चाहे डायरेक्टर हो चाहे ABCD कोई हो, वह उसको रुलाना चाहते हैं, कैमरे में बंद अपाहिज को। साथ ही दर्शक को भी रुलाना चाहते हैं। यानी दर्शक का रोना और उस अपाहिज का रोना, दोनों उद्देश्य अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए है, व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए है। व्यावसायिक दृष्टि से उसको वो मजबूती लाना चाहते हैं कि हमने ये किया वो किया। पर इस दृष्टि से अगर आप देखें तो उस व्यक्ति के साथ और जनता के साथ जो दर्शक हैं, दोनों के साथ मजाक है। यानी यह विडंबना ऐसी है कि मीडिया किस तरह एक साथ अपाहिज व्यक्ति का मजाक उड़ा रही है और दूसरी तरफ दर्शक दीर्घा में जनता जनार्दन का। और ऊपर से क्या है कि आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी सी ही कसर रह गई थी। अब ये सामाजिक उद्देश्य का कार्यक्रम बता करके कैमरे में बंद अपाहिज सामाजिक घटना है, इस समाज की घटना को दिखा करके आप कौन सा व्यापार कर रहे थे? आप अपना व्यावसायिक कार्यक्रम बना रहे थे और अपना टीआरपी बना रहे थे, किंतु जनता छली गई है और वह व्यक्ति छला गया है जिसके माध्यम से यह बात आई है। और कहीं न कहीं यह पूरी की पूरी कविता कार्यक्रम की उपयोगिता, सफलता उसकी टीआरपी बढ़ाना है, न कि किसी व्यक्ति के दुख दर्द के साथ सहानुभूति और संवेदना प्रकट करना। ये उसी पर यह व्यंग करती है कविता। इसमें जो अंत में कहा गया है कि वो सामाजिक उद्देश्य, वो कौन से उद्देश्य को पूरा करना चाहते हैं? सामाजिक उद्देश्य तो तब पूरा होता जब किसी दिव्यांग या अपाहिज व्यक्ति को लाते, उसके अनुभव को देखते, उस पर सवाल करते और संवेदना और सहानुभूति की दृष्टि से उसको प्रदर्शित करते और उसमें मानवीय पक्ष रहता, मनुष्य की करुणा, उसका हृदय, उसकी संवेदना उस कार्यक्रम से जुड़ी होती, तो शायद यह कार्यक्रम सामाजिक उद्देश्य की दृष्टि से सफल होता। पर विडंबना यह है कि सामाजिक उद्देश्य के नाम पर वह कार्यक्रम तो दिखाया जा रहा है,
पर जिस तरह के सवाल उठ रहे हैं, पूछे गए हैं, जिस तरह से कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया है, वो दोनों ही उसके उद्देश्य के ठीक उल्टा है। न उसमें मनुष्य की करुणा जगती है, न सहानुभूति और संवेदना जगती है, न ही उस व्यक्ति को, आजकल तो शिक्षा क्षेत्र में इंक्लूसिव यानी साथ लेकर के चलने की बात है। आप एक व्यक्ति को आइसोलेशन में ले जाकर के, एकांत में ले जाकर के उसको व्यावसायिक दुनिया में प्रस्तुत करके उसकी छवि को बेच करके आप सामाजिक उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकते। क्या बात। सामाजिक उद्देश्य तो पूरा तब होता जब इससे समाज जुड़ता और समाज इससे सीख लेता कि हमें किसी अपाहिज व्यक्ति के साथ कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए, उसके प्रति कैसा बर्ताव किया जाना चाहिए। वो भी समाज के हिस्सा हैं, हमारे भाई बंधु हैं, उनको भी हमें साथ लेके चलना है। यह विचार होता तो शायद कार्यक्रम अपने सामाजिक उद्देश्य में सफल होता। क्या बात है, आपने बहुत अच्छी व्याख्या की। मेरे मन में एक छोटा सा प्रश्न है कि इसका मूल उद्देश्य क्या है? इसका मूल उद्देश्य यही है कि समाज में हर तरह के लोग होते हैं जी, दिव्यांग या जिनको कह सकते हैं कि अपाहिज या अक्षम लोग हैं। मूलतः वह अक्षम नहीं है, पूर्णतः सक्षम है। वो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमारे समाज में पता नहीं है कैसी नकारात्मक सोच पैदा की जा रही है, जिनको कि हम अपाहिज कहते हैं, विकलांग कहते हैं। विकलांग और अपाहिज दोनों हमारी समरस सोसाइटी में समाज की सच्चाई को सामने लाते हुए दोनों शब्द अपनी सार्थकता खो चुके हैं। इसलिए उनके लिए दिव्यांग विशेष अंग वाले लोग। क्या हम ये कह सकते हैं कि मीडिया एक सशक्त माध्यम है और उस माध्यम के द्वारा हम सामाजिक जो प्रतिबद्धता है उसको पूरा करने की बजाय वो व्यावसायिक होता चला जा रहा है, उस पर चोट करना चाहते हैं? बिल्कुल, निश्चित रूप से उस पर चोट करना चाहते हैं, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का दिव्यांग होना उसके हाथ में नहीं, उसकी चॉइस नहीं है, यानी उसकी पसंद नहीं है। जी, जी, जी। वो है और समाज में इस तरह का होता है, लोग हैं, पर वह किसी भी तरह से कमजोर और अक्षम नहीं है जी। और मीडिया का यह काम है कि उनको कमजोर और अक्षम न दिखाए, वो पूर्ण सक्षम है। इसलिए सकारात्मक दृष्टि से उनको प्रस्तुत किया जाना चाहिए, उनके गुणों की विवेचना किया जाना चाहिए, समाज में उनके योगदान को रेखांकित किया जाना चाहिए जी। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस समाज को बहुत कुछ दिया है, बहुत इतना ज़्यादा दिया है कि जिनको आप कह सकते हैं जो पूर्ण सक्षम हैं, जो दिव्यांग नहीं हैं, उन लोगों की तुलना में भी ज़्यादा दिया है। तो ऐसी इमेज, ऐसी कल्पना, ऐसा एक बिंब प्रस्तुत किया जाना चाहिए ताकि उनके सकारात्मक सोच समाज में व्याप्त हो और समाज के साथ वो भी विकास करें, समाज भी विकास करें और समाज निर्माण में उनकी भूमिका को भी रेखांकित किया जा सके। मुझे लगता है कि कवि का उद्देश्य, मूल उद्देश्य यही है। क्या बात है डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी व्याख्या इस कविता की और इस कविता के पीछे छिपे हुए जो अर्थ हैं उन अर्थों को बहुत ढंग से, बहुत अच्छे ढंग से यहाँ प्रस्तुत किया है। इससे हमारे विद्यार्थियों को निश्चय ही लाभ होगा। आप इस कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।